अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यरकान के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम जॉन्डिस या इक्टेरिस भी कहते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं नॉन टेक्निकल लैंग्वेज, ये सादा ज़ुबान में बात करूं, लेकिन जहां पे टेक्निकल ज़ुबान इस्तेमाल किए बगैर गुजारा नहीं है वहां पे मैं कुछ टेक्निकल वर्ड भी यूज़ करूँगा। सबसे पहले है कि जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसकी आँखों का जो सामने का सफ़ेद हिस्सा होता है, जिसको हम आम ज़ुबान में सक्लेरा कहते हैं इंग्लिश की या मेडिकल की, जब वो येलो या पीले रंग का हो जाए या इंसान की जिल्द में पिलाहट आ जाए, या आम ज़ुबान में जब हम कहते हैं कि किसी की आंखें काफ़ी ज़्यादा पीली हो जाएं, तो इसको कहा जाता है जॉन्डिस या यरकान। तो ये बुनियादी तौर पे यरकान का बहुत ज़्यादा या डायरेक्ट ताल्लुक जो होता है वो हमारे जिस्म में एक एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या होता है कि हमारे खून के जो सुर्ख खुलिये होते हैं, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, उनके अंदर एक होती है हीमोग्लोबिन। उसका जो हीम पोर्शन है उसके अंदर ये बिलीरुबिन होता है, और ये एक हमारे जिस्म का एक फाजिल मादा है। जब जो रेड ब्लड सेल टूटते हैं तो ये जब बिलीरुबिन निकलती है तो जिगर इसको एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील करता है, यानी अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड हालत में, और हमारे जिस्म से बाहर भेजता है, या तो आंतों के ज़रिए यानी स्टूल के ज़रिए, या फिर छोटे पेशाब यानी यूरिन के ज़रिए। आम तौर पे हमारे जिस्म का जो सिस्टम है, यानी जिगर का और आंतों का और गुर्दे का, वो जो बिलीरुबिन की मिकदार है उसको रखता है 1.2 या 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे। लेकिन जब किसी भी वजह से इसकी मिकदार 1.2 से ज़्यादा हो जाए, और ख़ास तौर पे जब 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, तो दूसरे देखने वालों को उस शख्स की आंखों में पीलियापन नज़र आना शुरू हो जाता है, या उसके जिस्म की जो जिल्द का, जैसे मैंने नाम लिया, या म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे हमारे मुंह के अंदर की जो झिल्ली होती है, तो उसमें वो पिलाहट नज़र आना शुरू हो जाती है, जिसको हम जॉन्डिस या यरकान कहते हैं। इसकी अगर हम, क्योंकि इस वीडियो में हमने थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया पे बात करनी है कि यरकान होता क्यों है, तो इसमें मेन 3 कैटेगरीज में हम इसको तकसीम कर सकते हैं। अगर हम जिगर को सामने रखें तो एक कैटेगरी वो है जो जिगर से पहले है, जिसको हम प्री हिपैटिक रीजन कहते हैं, और एक कैटेगरी वो है जो जिगर के बाद है, यानी पोस्ट हिपैटिक, और तीसरी कैटेगरी वो है जो जिगर से मुताल्लिका है, जिसको हम हिपैटिक या इंट्रा हिपैटिक इटियोलॉजी रीज़न या कॉज कहते हैं। तो दोस्तों, जो बिलीरुबिन जब अपनी एक मतलूबा मिकदार से हमारे जिस्म में ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं हाइपर बिलीरुबिनीमिया। हाइपर हमेशा कहते हैं ज़्यादा, यानी जितनी नॉर्मल मिकदार हो उससे ज़्यादा। बिलीरुबिन जैसे मैं आपको पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, और ईमिया होता है किसी भी चीज़ की ब्लड के अंदर मिकदार को कहा जाता है। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि वो वजूहात जिसमें जिगर से वो पहले या लिवर से पहले की हैं, या प्री हिपैटिक हैं, तो उसमें सबसे बड़ी वजह है क्योंकि सुर्ख खलिए जो आरबीसीज हैं उनकी टूट फूट से बिलीरुबिन पैदा होती है। तो जब वो किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हों, जैसे मिसाल देता हूँ कि किसी को ब्लड लगा और बहुत सीवियर रिएक्शन हुआ, हीमोलिटिक रिएक्शन, हीमो कहते हैं ब्लड को, लिटिक होता है टूटना, तो उसके खून के सुर्ख खलिए बहुत ज़्यादा टूटते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिकदार में बिलीरुबिन हमारे जिगर की तरफ चली जाती है, और हमारे जिगर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इसको कॉन्जुगेट करे। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है उसकी शक्ल को तब्दील किया जाता है ताकि उसको जिस्म से निकाला जाए, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड हमारे जिस्म से नहीं निकलती, क्योंकि उसके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो पानी में हल हो और गुर्दों से और हमारी आंतों से निकले, या बाइल के ज़रिए जिगर से बाहर जाए। तो दोस्तों, एक तो बहुत बड़ी वजह होती है कि जो हीमोलिटिक जो रिएक्शंस होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, एक बहुत बड़ी वजह होती है एक हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। एक बीमारी है जो बच्चों में होती है, हेरेडिटरी कहते हैं जो फैमिलीज में आती है, जिसका जेनेटिक्स से ताल्लुक है। सफीरो कहते हैं गोल, और साइटोसिस का मतलब होता है सेल की हालत। इसमें जो आरबीसीज होते हैं वो गोल होते हैं, वो स्प्लीन से गुजरते हुए टूट फूट का शिकार होते हैं, और बिलीरुबिन फिर ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक और आखिरी अगर मैं वजह बताऊं, वैसे तो कुछ और भी वजूहात हैं, तो वो है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी। जिन बच्चों में, बड़ों में ये डेफिशिएंसी होती है, उनमें भी खून के सुर्ख खलिए बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार होते हैं, और बहुत ज़्यादा बिलीरुबिन जब जिगर की तरफ जाती है तो इतने ज़्यादा को वो कॉन्जुगेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से
अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और क्योंकि ये हमारे जिस्म से नहीं निकल पाती तो ये फिर आंखों का पीलियापन हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। दूसरी जो वजूहात हैं जिसको हम जिगर से मुताल्लिका कहते हैं या हिपैटिक कहते हैं, उनमें भी दो किस्म की हैं। एक वो है जहाँ पे जो बिलिरुबिन है उसकी कॉन्जुगेशन ही नहीं होती, क्योंकि एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं यूडीपी यानी यूरिडीन डाइफॉस्फेट, और उसके बाद है ग्लूक्रोनोसाइल ट्रांसफरेज 1। जब इसकी कमी हो जाए पैदाइशी तौर पे तो फिर कुछ बीमारियां जन्म लेती हैं जिसमें बिलिरुबिन हमारे जिस्म में बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी कॉन्जुगेशन ही नहीं होती। जैसे कि उन बीमारियों का नाम है, एक बड़ी मशहूर है गिलबर्ट सिंड्रोम, ये सबसे बड़ी वजह बनती है, लेकिन ये शुक्र है खुदा का कि ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, इसकी तशख़ीस वैसे ही हो जाती है और इसके लिए आम तौर पे इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती और आम तौर पे अलामात भी नहीं आती। लेकिन इसके मुकाबले में अगरचे एक और बीमारी है, होती तो वो कम है, जिसको हम क्रिगलर नजार सिंड्रोम कहते हैं। उसमें भी ये जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूक्रोनोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है उसकी कमी हो जाती है, लेकिन ये ख़तरनाक बीमारी है जो सेकंड मैंने नाम लिया है, तो इसके लिए आमतौर पे ट्रांसप्लांटेशन यानी जिगर को ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। और इसके अलावा जिगर की यानी हिपैटिक जो रीज़न्स हैं, जो दूसरी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें फिर कुछ ऐसी भी वजूहात हैं जिनके अंदर अगरचे ये बिलिरुबिन कॉन्जुगेट तो हो जाती है लेकिन निकल नहीं पाती, इसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होती। वो बीमारियां कौन सी हैं? जैसे ड्यूबन जॉनसन एंड रोटर सिंड्रोम। इसमें भी ये होता है कि ये होती तो कम है, लेकिन अगर किसी को हो जाए तो फिर उसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनने का डर होता है। इसे हम ऑटोसोमल रिसेसिव कहते हैं। इसमें बिलिरुबिन प्रॉपरली हैंडल नहीं होती, कॉन्जुगेशन के बाद बाहर नहीं निकलती। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब ये होता है कि माँ और बाप दोनों तरफ से जीन्स का आना ज़रूरी है, जो डिफेक्टिव जीन होते हैं। लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट वो बीमारियां होती हैं जो जीनियाती होती हैं, लेकिन माँ या बाप में से किसी एक में डिफेक्ट हो, किसी एक साइड से जीन आ जाए तो ये प्रॉब्लम बनता है। तो दोस्तों, इस हिपैटिक कैटेगरी में जो एक और कैटेगरी है वो है एक बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है जो नुकसान ना दे, बिनाइन रिकरेंट इंट्राहिपैटिक कोलिस्टेसिस। देखिए, बिनाइन का मतलब होता है जो नुकसान नहीं देती, इंट्राहिपैटिक होता है जो जिगर के अंदर होती है, रिकरेंट होता है जो बार बार होती है, और कोलिस्टेसिस, कोली कहते हैं बाइल को, यानी वो जो मैंने पहले कोलीलिथाइसिस या पथरी जो होती है पित्ते की उसके सिलसिले में जिक्र भी किया था। स्टेसिस कहते हैं जब रुक जाता है, यानी बाइल के अंदर जो पिगमेंट जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो होती है लेकिन वो निकल नहीं पाती। इसी कैटेगरी की एक और बीमारी है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव फेमिलियल इंट्राहिपैटिक कोलिस्टेसिस सिंड्रोम। प्रोग्रेसिव होता है जो बढ़ती जाती है, इंट्राहिपैटिक जिगर के अंदर, फेमिलियल जो फैमिली में चलती है, फैमिली की तरफ से आती है, और इंट्राहिपैटिक का मैं बता चुका। और कोलिस्टेसिस होता है कि बाइल रुकती है उसमें, और सिंड्रोम होता है कि उसमें और भी अलामात आती हैं। तो वो तमाम मरीज़ जिनमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा हो तो उनकी अलामात अनकॉन्जुगेटेड से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा जिस्म में ख़ारिश होती है इन लोगों को, और इसके अलावा इनका वज़न कम हो जाता है, और इनका जो स्टूल होता है यानी स्टीटोरिया वो उनमें होता है, यानी स्टूल में फ़ैट आती है। आप दोस्तों याद रखें कि हम रूटीन में हमारा जो स्टूल है, हमारा जो मोशन है, बड़ा पेशाब है, उसका जो ब्राउन कलर होता है वो ये इस बिलिरुबिन की ही वजह से है, जो अपनी शक्ल तब्दील करके स्टर्कोबाइलिन बनता है। और इसी तरह छोटे पेशाब का जो येलो कलर है वो यूरोबाइलिनोजन की वजह से है, जो कि बिलिरुबिन से बनता है। ये नॉर्मली होता है। तो इसके अलावा जो आखिरी कैटेगरी है उसको हम कहते हैं पोस्ट हिपैटिक, यानी जिगर के बाद। इसका मतलब है जहाँ पे ये अमल हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ग्लूकोनाइडेशन का या कॉन्जुगेशन का, उसके बाद निकल में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि बाज़ औक़ात वायरल हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, और ये जो हेपेटाइटिस हैं और ई, क्योंकि ए और जो ई है वो क्रॉनिक नहीं होता, लेकिन बी और सी क्रॉनिक हो सकता है। तो इनमें आमतौर पे जो मिक्स्ड किस्म का बिलिरुबिन होता है कि इसमें अनकॉन्जुगेटेड भी होता है और कॉन्जुगेटेड भी होता है, क्योंकि इसमें सेल टूट जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ऊपर जाता है। और सिरोसिस होता है कि जब हेपेटाइटिस की वजह से जिगर को नुकसान होता रहता है और वो तांबे की तरह सख्त हो जाता है, तो उसमें भी
आमतौर पे जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ती है। तो इसके अलावा जो आखिरी कैटेगरी है इसी के साथ वो पोस्ट हिपैटिक में वो होता है जब किसी के बाइल डक्ट में या तो स्टोन आ जाए। बाइल डक्ट क्या है? बाइल डक्ट एक वो नाली है जो जिगर से लेके आती है बाइल को, जिसके अंदर बिलिरुबिन है, उसको स्टोर करती है गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट के ज़रिए फिर कॉमन हिपैटिक बाइल डक्ट के ज़रिए ये हमारी आंतों में आ जाती है। अगर वहाँ पे पथरी हो जाए या वहाँ पे कोई कैंसर हो जाए या जो पैंक्रियाज या जो लबलबा होता है उसका जो सर होता है यानी हेड ऑफ पैंक्रियाज उसमें कैंसर हो जाए तो इन तमाम वजह से वहाँ पे रुकावट आ जाती है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव रीज़न बन जाती है जिसकी वजह से कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया बन जाता है। यानी बिलिरुबिन ज़्यादा होती है हमारे जिस्म में लेकिन कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि वो बिलिरुबिन की शक्ल तब्दील होकर उस हालत में आ चुकी होती है कि वो हमारे जिस्म से निकले लेकिन निकल नहीं पाती। इस तरह के मरीज़ों में आमतौर पर कोला कलर जो होता है यानी जैसे कोक होती है, कोका कोला या पेप्सी कोला, उसकी रंग का यूरिन आता है, और इनके जो स्टूल होते हैं इन मरीज़ों के वो बिल्कुल पेल होते हैं यानी ब्राउन नहीं होते और पेल होते हैं, और इनको खारिश भी बहुत ज़्यादा होती है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की वजह से, और आंखों का पीलियापन होता है। तो दोस्तों ये हैं कैटेगरीज़ के जो आंखों का पीलिया है या यरकान है वो किस किस वजह से होता है। तो इसीलिए ये मरीज़ हमारे पास आमतौर पर जो अलामात के साथ आते हैं वो यही अलामात हैं कि आंखों का पीलियापन, जिस्म पे बहुत ज़्यादा खारिश और वज़न कम होता जाता है, इनका स्टूल का कलर इनका पेल हो जाता है, और जो यूरिन या छोटा पेशाब है वो डार्क कलर का हो जाता है। अब क्या हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं? इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि हम इसको कैसे तशख़ीस करते हैं कि पहले तो हमें हिस्ट्री मिलती है, फिर हम इनके जो हेपेटाइटिस का जो वायरस होता है उसके मार्कर करवाते हैं। मार्कर का मतलब क्या होता है कि उन मार्कर्स का मतलब ये होता है कि हम हेपेटाइटिस ए और ई के टेस्ट करवाएंगे जो दोनों IgM और IgG होंगे इनमें एंटीबॉडीज़। इसी तरह हेपेटाइटिस सी का हम एंटी हेपेटाइटिस सी यानी एंटीबॉडीज़ करवाते हैं, और हेपेटाइटिस बी का हम सरफेस एंटीजन करवाते हैं, ये मालूम करने के लिए कि कहीं हेपेटाइटिस का मसला तो नहीं है हमारे मरीज़ को। और इसके अलावा फिर हम मरीज़ का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ये देखने के लिए कि जिगर के अंदर कोई मसला तो नहीं है। जैसे बाज़ लोगों में जिगर बड़ा हुआ होता है जिसको हम हिपैटोमेगाली कहते हैं, और बाज़ मरीज़ों में स्प्लीन बड़ी हुई होती है जिनका जिगर ख़त्म हो जाए तो उनको पोर्टल हाइपरटेंशन नामी एक मेडिकल टर्म है, सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स या डॉक्टर समझ सकते हैं। उसकी वजह से ना सिर्फ ये कि पेट में पानी पड़ जाता है जिसको एसाइटिस कहते हैं, बल्कि उनको स्प्लीन या तिल्ली भी बड़ी हुई होती है जिसको हम स्प्लीनोमेगाली कहते हैं, और इन दोनों का पता चलता है हमें अल्ट्रासाउंड पे, और अल्ट्रासाउंड ही हमें बता पाता है कि क्या कॉमन बाइल डक्ट में कोई स्टोन तो नहीं है, या जो पैंक्रियाज का सर है यानी हेड ऑफ पैंक्रियाज है वहाँ पे कोई गिल्टी तो नहीं है, वहाँ पे कोई कैंसर तो नहीं है। तो ये है। इसके अलावा जो हम मज़ीद टेस्ट करवा सकते हैं उन टेस्टों में शामिल हैं जिगर के टेस्ट जिनको हम LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसके अंदर है AST और ALT यानी ट्रांसअमाइनेजेस हैं, ये एलानिन ट्रांसअमाइनेज हैं और एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेजेस हैं। तो ये वो टेस्ट हैं। इसके अलावा हम जिगर की हालत को देखने के लिए हम PT यानी प्रोथ्रोम्बोन टाइम करवाते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन करवाते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि आपको यरकान के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया जाए। मैं किसी और वीडियो में यरकान का जो इलाज है उसको तफसील से बताऊंगा। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी भी शख्स को देखते हैं जिसको आंखों का पीलियापन है या जिल्द का पीलियापन है तो आप उसका LFT करवाएंगे जिसमें बिलिरुबिन का टेस्ट है और जिसमें ट्रांसअमाइनेजेस हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर बिलिरुबिन 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो ये शख्स जॉन्डिस का शिकार है। फिर आप उसके कुछ ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, जैसे CBC करवाते हैं, हेप्टोग्लोबिन हम करवाते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि कहीं सुर्ख खलिए तो टूट फूट का शिकार नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं देखने के लिए कि जिगर की क्या हालत है, और इसी तरह से कि जिगर के बाद की जो बाइल डक्ट्स हैं या पैंक्रियाज है उसकी क्या हालत है। लेकिन अगर कहीं पे जवाब ना मिले तो इन मरीज़ों का आप बायोप्सी करवाते हैं। आप एक नीडल के ज़रिए, जो डॉक्टर होता है वो मुआद निकालता है, उसका मुआयना करता है और उससे भी वो बीमारियां जो जीनियाती होती हैं तो उनका काफ़ी हद तक पता चलता है। तो दोस्तों ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन यरकान के बारे में या जॉन्डिस के बारे में।